बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जो नया एक सिलसिला शुरू किया हुआ है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का फॉर द क्लास 10th उर्दू मीडियम, उसको कंटिन्यू करें। चैप्टर नंबर 2 की बारी है हमारे फिज़िक्स की, जिसका नाम है साउंड। पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं और अब इसकी बारी है और वही तरतीब है। पहली इस वाले लेक्चर में हम लोग इसके जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में इसके लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स करेंगे या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो करेंगे इंशाअल्लाह। किताब के अंदर चलते हैं। साउंड जैसा कि नाम है, इसमें आप मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज़ क्या चीज़ है, उसके बाद बेल या डेसिबल वो क्या चीज़ होती है, इको क्या चीज़ है, लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, आवाज़ की क्वालिटी क्या होती है, बारीक आवाज़, भारी आवाज़, ये चीज़ें आप देखते रहते हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इको के बारे में पढ़ेंगे, गूंज जो आपको सुनाई देती है। फिर हम शोर के बारे में पढ़ेंगे कि इंसानी कान जो है वो कितना आवाज़ बर्दाश्त कर सकता है, किस आवाज़ से ज़्यादा जो है वो शोर कहलाता है, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। तरतीब में चलते हैं वन बाय वन, लेकर हमेशा की तरह पहले एमसीक्यूज़ करते हैं इंशाअल्लाह। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल जो है वो साउंड वेव्स है, क्योंकि आपको पता है ये वो वेव्स होती हैं जिनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लाइट है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो और तरह की वेव्स है या जो रेडियो वेव। लेकिन जो साउंड वेव्स है ये खला में आवाज़ आपको नहीं आती, क्योंकि इसको एक मीडियम चाहिए, तो ऐसे ही वेव्स को फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो साउंड वेव्स है। जो रोशनी है या रेडियो वेव्स है या पानी की वेव्स हैं, उनको किसी भी और किसकी ज़रूरत मीडियम की नहीं होती। साउंड वेव्स पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती हैं? हवा के अंदर दबाव में तब्दीली होती है, हवा कंप्रेस होती है, फैलती है और इस तरह पर लहरें सी बनती हैं और आवाज़ आपके कान तक पहुंच जाती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है वो 1 होगा, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से। साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है? मैकेनिकल किस्म है साउंड जो है वो एनर्जी की। खलाबाज खला में अभी हम बात करें कि खला में तो आवाज़ नहीं आती, तो फिर वो ख़ास किस्म की रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। उसको खला का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए रेडियो वेव्स के ज़रिए जो है ना वो होता है। साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती, खला में बहुत आसा सफ़र करती हैं, खला में बहुत तेज़ी सफ़र करती हैं। साउंड वेव फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए जो असल ऑप्शन है वो ये है कि साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती। तभी तो साइंटिस्ट जो है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो इसकी एम्पलीट्यूड पे है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इतनी ज़्यादा साउंड आपको ऊंची सुनाई देगी। एक आम इंसान जो है, जिसके एक नॉर्मल इंसान जो हमारे कान है इंसानों के, हम लोगों के, वो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ नहीं सुन सकते और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं सुन पाते। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 to 20,000 किलो हर्ट्ज की जो है वो इंसानी कान सुन सकता है फ्रीक्वेंसी। इसलिए बहुत से जानवरों की हमें आवाज़ें नहीं आती, जब बहुत सी और चीज़ों की आवाज़ें नहीं आती, उसकी वजह यह कि उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हम नहीं सुन पाते। जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार कम होगी? ये जनाब 1 और 2 इसका ऑप्शन है। वेव लेंथ भी कम हो जाती है और जो टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी के दरमियान, वेव्स के दरमियान, वो भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 1 और 2। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, टाइम पीरियड्स लहरों के दरमियान कम हो गया और वेव लेंथ भी फिर कम, दोनों चीज़ें। अगला एम ख़त्म हो गया है, साथ ही शॉर्ट, तो बारी बारी शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। वही तरतीब है, मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चन के किताब के अंदर मौजूद हैं, सिवाय चंद को छोड़कर, वो फिर लहदा मैंने लिख दी हैं आपको। मैं बारी बारी दिखाता हूँ। पहले तरतीब से शुरू करते हैं। साउंड पैदा करने के लिए कौन सी शराइत लाजमी है? पेज नंबर 22 इसका जवाब किताब के ऊपर मौजूद है, मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए है। पेज नंबर 22 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, दूसरी वेव्स की तरह जो साउंड वेव्स है वो भी वाइब्रेटिंग इजसाम से ही पैदा होती हैं। इजसाम की वाइब्रेशन की वजह से जो इर्द गिर्द की हवा है वो भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे कानों में साउंड का खास होता है। जो हमारे कानों का पर्दा है वो असल में इस हल्की से ही वाइब्रेशन को नोट करता है और फिर हमें वो आवाज़ सुनाई देती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती है। इस तरह हमारे साउंड हमारे कान के वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन का नतीजा है। पर्दे, वोकल कॉर्ड्स जो मूव करते चलते रहते, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये जनाब पहली इसकी 2.5 लाइंस, यहाँ तक एहसास पैदा होता है तक। आगे एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है देने की, उसने एग्जाम्पल नहीं पूछी, सिर्फ शराइत पूछी है, शराइत नीचे। तो ये जनाब उसकी आगे।
कि वाइब्रेशन होनी ज़रूरी है, वाइब्रेशन नहीं होगी तो फिर आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड की स्पीड किस तरह, स्पीड के बारे में बात की जा रही है कि वो किस तरह असरअंदाज होती है, और ये भी बताना है कि ज़्यादा जो आवाज़ है वो किस मीडियम में सफ़र करती है, हवा में, ठोस में या माया में। अमूमन आप जब ठोस को बजाते हैं तो बड़ी ऊंची आवाज़ आती है, लोहा टीन हो गया, तो जो ज़्यादा है वो इससे ही होती है, ठोस से। बहरहाल जवाब किताब से बाकायदा डिटेल से देखते हैं। पेज नंबर 30, ये पेज नंबर 30 ओपन है। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैंने मेंशन किए हुए हैं, आई ऑलरेडी मेंशनड। साउंड की स्पीड के अनुसार मीडियम की नौइयत पर होता है। आम तौर पर माया में साउंड की जो स्पीड है वो गैसेस में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है, जबकि ठोस अजसाम में साउंड की जो स्पीड है वो गैस से 15 गुना ज़्यादा होती है। तो फिर यानी माया के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होगी। हवा में जो साउंड की स्पीड का इन्हिसार है वो मुख्तलिफ मौलियाती अवामिल मसलन टेम्परेचर, प्रेशर और नमी पर होता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, साउंड की मैकेनिकल नोइयत को आप एक सादा एक्सपेरिमेंट से कैसे साबित कर सकते हैं। वापस आना पड़ेगा पेज नंबर 22, जहाँ से स्टार्ट किया था ये सारा सिलसिला। हम लोग इस वक्त ओपन कर दिए जी पेज नंबर 22। तो ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है, ये वाला घंटी वाला। एक बेल को जार के वैक्यूम ट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक बेल को 2 तारों की मदद से बेल जार के अंदर लटका दें। उसके बाद जनाब इसको बैटरी से जोड़ दें। घंटी जो है वो घंटी बजना शुरू हो जाएगी, जिसको आप आसानी सुन सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि वैक्यूम के ज़रिए हवा को इस जार में से बाहर निकालें। जब आप हवा को बाहर निकालेंगे, दोबारा स्विच ऑन करेंगे तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इस तरह खला के अंदर भी चूँकि हवा नहीं है, इसलिए हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। इस तजर्बे से हम नतीजा खस करते हैं कि साउंड की अशात के लिए किसी मटेरियल मीडियम की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ये इसकी ठीक सवाल बेशक लंबा हो गया, लेकिन इसका जवाब इतना ही बनता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आप क्या जानते हैं। नीज साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नोइयत की वजाहत करें। पेज नंबर 24, इससे अगला पेज है, ये है जी, ये जनाब आ गया शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये 2 लाइनें और उसके बाद यहाँ ऊपर से बताना है थोड़ा सा। हवा के मालिक्यूल्स की मोशन की सिमत जो है वो वेव्स की सिमत की पैरेलल होती है, इसलिए जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। साथ साथ जाते हैं, हवा के मालिक्यूल भी उसी सिमत में जा रहे हैं जिधर आपकी वेव्स जा रही हैं, सेम आवाज़, दोनों पैरेलल हैं। दो मुसलसल कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के दरमियान फासले को वेव लेंथ कहते हैं। ये वही हवा का दबाव हो रही है और फिर रिफ्रैक्शन हो रही है। ये 2 लाइनें बताने के बाद इस सवाल का अगला हिस्सा अशात का ऐसा में लिखा हुआ है, सादा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नोइयत की वजाहत कर। अब इसका जो जवाब है ये ऊपर वाला पैराग्राफ ये है। हम ये इसमें वो ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाला फॉर्क वाला जो होता है उसके अब आपने एग्जांपल दे देनी है। हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से साउंड वेव की इशात को समझ सकते हैं। इससे पता चलता है कि ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन से पहले दाएं जानब हवा के मालिक्यूल की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ये वही सारी डेफिनेशन है, पहले जनाब यूनिफॉर्म होती है, उसके बाद हवा जो है वो पहली दबाव कंप्रेशन को अगली मंजिल पहुंचाती है। इस तरह ये अमल जारी रहता है, तो आस्ता आस्ता लहरें बन जाती हैं और वो लहरें फिर आपके कानों तक आती हैं और आपको आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। और जब हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से परे हट जाते हैं, इसको रीरिफ्रैक्शन कहते हैं। जब वापस आ जाता है इसको रीरिफ्रैक्शन कहते हैं। ये रीरिफ्रैक्शन भी एक तह से दूसरी तह तक मुंतकिल होता है। जैसा कि ट्यूनिंग फॉर्क आगे और पीछे तेज़ी से हरकत करता है, इसलिए कंप्रेशन और उसकी मदद से बारी बारी आगे बढ़ते चले जाते हैं और आवाज़ हम तक लहरों की शक्ल में आनी शुरू हो जाती है। ये इसका जवाब देना आपने। अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी।
जनाब साउंड वेव विले किताब में इसका जवाब नहीं है, ये अपने पास बताना है। साउंड वेव की एक शक्ल है, 3 वजूहात बयान करें। इसका एग्जैक्ट जवाब मैंने जो नीचे लिखा हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ। छठा सवाल भी साथ ही मैं कराता हूँ, ये भी एक्सेस किताब के अंदर नहीं है, कंसेप्चुअल है। हम जानते हैं कि वेव रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के रुझान को यहाँ करती है। क्या साउंड भी इन्हीं खुशियात को यहाँ करती है? अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं जी, बिल्कुल। रिफ्रैक्शन उसमें होती है, कंप्रेशन भी होती है, थोड़ा सा अभी है डिफरेंस, मैं नीचे बताता हूँ। दोनों सवालों का जवाब आपको दिखाने जा रहा हूँ, 11.5 का भी और 11.6 का भी। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाएं या अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें। ये जी 11.5 पहले साउंड वेव की शक्ल है, 3 वजूहात बयान करें। तमाम वेव्स रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन जैसी खुशियात ज़ाहिर करती हैं। आवाज़ भी इन्हीं का मुजाहरा करती है। पहली बात यही असल में हमारे अगले सवाल का जवाब भी है। साउंड इंटरफेरेंस की खुशियात का मुजाहरा करती है और इंटरफेरेंस भी वेव्स की खुशियात हैं। आवाज़ एनर्जी को एक मीडियम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल करती है और ये खासियत भी यही ज़ाहिर करती है कि साउंड भी एक वेव की एक शक्ल है। लहरें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी को मुंतकिल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। 11 पॉइंट ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्टीट्यूड क्या होता है, बुलंदी मैक्सिमम जहाँ तक जाती है, और जो हाइस्ट वाली वेव होती है उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे वाली वेव कैसा होता है उसको ट्रफ कहते हैं। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। दो जो आपके होते हैं क्रेस्ट, उनके दरमियानी जो फासला है उसको वेव लेंथ कहते हैं। ये वो ऊपर डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है कि कंप्रेशन में क्या हो रहा है और रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाली अभी हमने एग्जांपल की थी। नीचे आ जाए 11.6। जी हाँ, इसका जवाब अब एक लाइन की सिर्फ है। जी हाँ, साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी खुशियात को यहाँ करती है। बस इसका ये जवाब आ जाएगा। ये इसका पहला पॉइंट नंबर 1 है। अब या आप चाहें तो इसका ये लाइन का ये इसको लाइन जवाब दे दें कि तमाम वेव चूँकि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन का मुजाहरा करती हैं, तो जी हाँ, आवाज़ भी इन्हीं खुशियात को यहाँ करती है। 2 शॉट हो गए। अगले पॉइंट जनाब, वापस आते हैं और अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी को आपने देख लिया होगा, हाथी हमारा साथी। 11.7 सवाल हम करने जा रहे हैं। साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? अब सारी डेफिनेशन आ गई। लाउडनेस क्या होती है और इंटेंसिटी क्या होती है। पेज 27, इस वक्त हम पेज 24 पे हैं। उसके बाद वी हैव 25, 26, 27 जी। लो जनाब, 11.7 आ गया। साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एल बराबर है के लॉग आई। आई मीन इंटेंसिटी, एल से कहते हैं लाउडनेस। यहाँ के जो है वो एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन थी, पहला हिस्सा, या इसका जवाब ही मेरा ख्याल इतना है। अच्छा, क्या फ़र्क है भाई, इसका जवाब था पेज 27 पे कि जो साउंड की लाउडनेस है वो साउंड की इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया जी, डेफिनेशन नहीं पूछी गई थी। अगला सवाल 11.8, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। पेज नंबर 25। आपको ऊंची आवाज़ जो सुनाई देती है उसकी क्या वजह है, क्या चक्कर है उसका? इसका मैं पेज नंबर दोबारा देख लेता हूँ, सॉरी। पेज नंबर 25 पे ये जवाब है इसका भी। ऊपर आ जाते हैं वापस, 26 और 25। ये 11.12 ए। अच्छा, इसके दो जवाब हैं, 11.12 ए है और इसके बी। आधा जवाब यहाँ पर है और आधा जवाब 11.8। 11.8 ऊपर है, ये 11.8 सर, ठीक हो गया। बस ये इसका जवाब है 11.8। साउंड की ये 11.12 का भी यही जवाब है और 11.8 का भी यही जवाब है। 11.12 का जो जवाब है वो थोड़ा सा लंबा है, वो बाद में बताता हूँ। पहले सिर्फ बात करें इस सवाल की, 11.8 की, कि लाउडनेस कैसे जो है ना होती है।
आवाज़ की लाउडनेस जो है वो वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड के साथ बदल जाती है। अगर हम सितार की डोरी को शिद्दत से खींचेंगे तो बुलंद साउंड पैदा होगी। इस तरह अगर हम ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बजाएंगे तो इसकी मेम्ब्रेन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ढोल या ड्रम जो है वो ऊंची आवाज़ में सुनाई देता है। यानी एम्पलीट्यूड के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है साउंडनेस का। जो ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। सवाल नंबर 9 है कि साउंड की इंटेंसिटी लेवल के मतलब आप क्या जानते हैं? पहले डेफिनेशन बतानी है, इसकी यूनिट का नाम बताना है, ठीक हो गया, और इसकी तारीफ भी करनी है यूनिट्स की। इसका जो जवाब है वो जनाब आपको 3 जगह से मिलेगा। पहले पेज 26 पे 11.9, फिर पेज 27 पे, फिर पेज 28 पे, क्योंकि 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो बारी बारी चलते हैं। पहले ये मैं इस वक्त आपको सवाल नंबर 11.9 करा रहा हूँ, मैं बाकी मिटा देता हूँ ताकि मिक्स अप ना हो जाए। हम इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं 11.9। पहले पेज 27 पे चलते हैं। ये पेज 27 है, ये 11.9 26 पहले 11.9 ए साउंड का इंटेंसिटी लेवल, एक लाइन सिर्फ पेज नंबर 26 की। इंसानी कान जो है वो 1.0 इंटू 10⁻⁻2 WM की इंटेंसिटी से लेकर 1.0 WM-2 तक की इंटेंसिटी की साउंड को सुन सकता है, मगर ये जो आखिरी लिमिट है ये कान के लिए इंतहाई तकलीफ दे हो सकती है। इससे ज़्यादा फिर ऊंची अगर आवाज़ आए तो आपका जो कान है उसका पर्दा फट सकता है। इतना ज़्यादा वाइब्रेट होता है कि कान का पर्दा फट जाता है, बहुत ऊंचा धमाका जो होता है। आगे भी बताना है, काबिल समात और मध्यम साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 1.0 इंटू 10⁻⁻12 है, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इसे ज़ीरो बेल कहते हैं। ये सबसे हल्की तरीन आवाज़ होती है जो आप बिल्कुल सुनते हैं। जब आप कान इंतहाई हल्की आवाज़ सुन रहे हो बारीक, तो मतलब ये आप बिल्कुल इस वक्त सबसे नीचे वाले लेवल पे मौजूद है। ये जनाब बताने के बाद पेज 27 पे 11.9 का बी, उसके बाद ये बताना है सेकंड इसका हिस्सा, दोनों साउंड्स के लाउडनेस के फ़र्क को साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल कहा जाता है। और ये हम बार बार फार्मूले में आगे यूज़ करेंगे जाके, के इंटू लॉगरिथम है इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी 0, एल इंटू एल माइनस 0। दो इस सवाल के तीसरा जो हिस्सा है इसका वो पेज नंबर 26 पे है, 27 पे, और अगला इसका 28 पे है। ये 11.9 सी आ गया। आमतौर पर जो बेल है वो साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है, जबकि छोटे यूनिट को डेसीबेल कहते हैं। डेसीबेल को डी छोटा और कैपिटल बी से ज़ाहिर की जाता है। याद रहे कि एक जो बेल है वो 10 डेसीबेल के बराबर होता है। डेसी का मतलब होता है डेका, 10। लातीनी ज़बान में डेका को इंग्लिश में 10 कहते हैं, उर्दू में इसको 10 कहते हैं। डेसिमल इसी से लफ्ज़ निकला है ना, 10 इशारिय निज़ाम डेसिमल। बस यहाँ तक करना है आप। 3 सवाल हो गए। पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसके बाद डेसिबेल के बारे में पढ़ा, और फिर दरमियान में ये पढ़ा जनाब के दोनों का आपस में क्या ताल्लुक, क्या कहते हैं इसको, साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल कहा जाता है। एक 27 वाली ये दो चीज़ें, उसके बाद पेज 28 वाली ये 2 लाइनें, और उसके बाद पेज 26 की ये यहाँ से शुरू करके और 27 की पहली लाइन तक। ये जो बेल है, जैसे मैं ग्राम बेल के नाम से है, जिसने टेलीफोन भी ईजाद किया था, बाद में इसी के नाम से मशहूर आलम AT&T बेल लेबॉर्ट्री भी है, महकम है, दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी है AT&T। सी लैंग्वेज भी उन्होंने बनाई थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्होंने बनाया था। फिर अगला सवाल जनाब 11.10 है, जिसका जवाब किताब पर नहीं है। वो है जी के लाउडनेस का यूनिट क्या है। हम जो साउंड सुनते हैं उसकी इंटेंसिटी की हदूद की वजाहत करने के लिए लॉगरिथम स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं। 11.10 स्क्रीन शॉट ले लें या जनाब फिर पेन पेंसिल उठा के और इसको वीडियो को रोक कर लिख लें। ये है जिसका जवाब। ये सर आपको मालूमात के लिए मैं नीचे बता रहा हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ कितनी डेसिबल होती है। जो पत्ते जब हिल रहे हो आवाज़ से तो उसकी जो है डेसिबल वो 30 होती है। इसके अलावा
जो घर के अंदर थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं, उनकी शोर शराबा, उसकी जो 40 होती है, 85 बेल से ऊपर जो आवाज़, 80 बेल से ऊपर जो आवाज़ होती है वो इंसानी कानों के नुकसानदेह होती है। जो हैवी ट्रैफिक और शोर है, हरन शरन, वो 85 डेसिबल पे होते हैं। वैक्यूम क्लीनर 75 है। गाड़ी के अंदर जो कार है आवाज़ आ रही थी वो 70 डेसिबल की है। म्यूज़िक चाह रहा हो तो वो जनाब 60 डेसिबल का है नॉर्मल। सबसे जो तेज़ आवाज़ें हैं वो जनाब गन शॉट की है, बंदूक 140। उसके बाद स्टॉक कार रेसिंग, आपने वो फार्मूला 1 कार रेसिंग देखी होंगी, 130 डेसिबल। नॉर्मल यानी अच्छी जो आवाज़ इंसानों को अच्छी लगती है, कानों में भली लगती है, वो 80 से 90 तक है बस। उसके ऊपर फिर आस्ता आस्ता वो शोर शुरू हो जाता है। अब जब असल जवाब आ जाए, लाउडनेस, सवाल नंबर 11.10, लाउडनेस को इंडस्ट्री लेवल में पाया जाता है जिसका यूनिट बेल है। लाउडनेस सुनने वाले की हालत पर इन्हिसार करता है, इसका कोई ख़ास यूनिट नहीं होता। जो लाउडनेस का कोई यूनिट नहीं है, इंडस्ट्री का यूनिट है। लॉगरिदम स्केल का इस्तेमाल मुंदरजा झैल कानून की वजह से है, इसलिए हम लॉगरिदम स्केल इस्तेमाल करते हैं। कानून क्या है? साउंड की लाउडनेस की इंडस्ट्री के लॉगरिदम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम ऊपर वाले सवालों में भी इसको पढ़ चुके हैं। असल जो लाउडनेस है उसका तल्लक बेसिकली इंडस्ट्री लेवल के साथ है। लाउडनेस खुद कोई चीज़ नहीं है। जब हम कहते हैं फलां चीज़ बड़ी लाउड है, तो असल में उसको कहने की वजह है कि उसकी इंडस्ट्री लेवल बहुत ज़्यादा है। शिद्दत, इंडस्ट्री को शिद्दत कहते हैं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगला सवाल वापस आ जाए, वो किताब पर है। मेजॉरिटी सवाल बता रहा हूँ किताब के अंदर है। फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान ताल्लुक को बजरी या ग्राफ बयान करें। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ पिंच। आपने आवाज़ को बारीक और मोटी आवाज़ का सुना होगा। बच्चों की, औरतों की पतली आवाज़ होती है, मर्दों की भारी आवाज़ होती है। चक्कर क्या है? तो ये हम सवाल करने जा रहे हैं। 11.11 फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है। पेज 26, इस वक्त पेज 26 है। लो जी, 11.11 लेना पूरा पैराग्राफ। यहाँ से पिच साउंड की वो खासियत है जिसमें हम किसी भारी और बारीक साउंड का फ़र्क कर सकते हैं। इसकी जो डिपेंडेंसी है वो फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर होती है। ज़्यादा अगर पिच है, इसके मुराद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। औरतों और बच्चों की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो मर्दों की साउंड की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। आवाज़ हालांकि मर्दों की ज़्यादा होती है, मगर उनकी जो पिच और फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। औरतों की आवाज़ बारीक होती है, मगर उनकी पिच और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी मतलब है लहरों के दरमियान फासला ज़्यादा है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब है कि ज़्यादा जो है वो पिच से लहर। देखिए डायग्राम आपके सामने है, और इस सवाल के साथ मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाली तस्वीर भी बनानी है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ये अच्छा जो है एक असर रखता है बोर्ड वाले के ऊपर कि ठीक आपको कंसेप्ट आता है। ये आगे लिखे हुए पिच और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक को मुंदरजा झैल, यहाँ रखेंगे मुंदरजा झैल तस्वीर में दिखाया गया, और उसके बाद ये वाली तस्वीर बना देनी है। कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम पिच ज़्यादा पिच, कोई मुश्किल ही नहीं है। अगला सवाल भी मिलता जुलता है, जो 11.12 है। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड तब्दील होने से लाउडनेस पर क्या असर पड़ता है। फ्रीक्वेंसी के तब्दील होने से साउंड की पिच पर क्या असर पड़ता है। इसका पहला असर जो है वो पेज नंबर 25 पे, और अगला जो है वो यही वाला सवाल है, वो रिपीट हो रहा है। पहले पेज 25 पे चलते हैं। ये जी पेज नंबर 25, 11.12। साउंडनेस की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड के साथ बदल जाती है। अगर हम देखें, ये वही सवाल रिपीट हो रहा है। 11.8 का भी जवाब वही था, 11.12 का भी वही है। बार बार एक जैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जब हम सितार की डोरी को शिद्दत से खींचते हैं तो उसकी ब्राउन साउंड पैदा होती है। इस तरह अगर हम ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं तो इसकी मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। एक हिस्सा ये हो गया 11.12 का, और दूसरा हिस्सा 11.12 का यही रिपीट होगा, ये वाला 11.12 का। फिर जो है वो यही सवाल है, पिच वाला और साउंड वाला, यहाँ से ऊपर से। तो एक सवाल और जवाब था, दूसरे का और था, और तीसरे का दोनों मिलाकर था। सीधी सीधी बात ये है। मैं हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, फुल्लो फुल कुल्लो कुल। अगला सवाल जनाब देखते हैं 11. अगर साउंड की पिच बढ़ा दी जाए तो मंदरजा झैल में क्या तब्दीली होंगी। ये कंसेप्चुअल सवाल है, इसका जवाब एग्जैक्टली किताब के अंदर नहीं है, मैं बता देता हूँ।
कि फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेव लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेव वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होगी, एंड व्हाट अबाउट वेव एम्पलीट्यूड। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे 11.13 स्क्रीन शॉट के लिए रेडी या फिर पेन पेंसिल। लो जी, ये तो वही सवाल जो मैं पहले 11.11 बता चुका हूँ, डायग्राम साथ बनानी होगी। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन नहीं थी 11.11 वाले सवाल में, उसमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। ये 11.11 फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, तो फ्रीक्वेंसी भी पूछी गई थी। तो फिर फ्रीक्वेंसी का जवाब जो है वो एक लाइन में आपने खुद बता देना, मैं बता देता हूँ आपको। ये वही 11.11 सवाल है, पिच वाला डायग्राम बनाना है। ये पहले डेफिनेशन बता दें। फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉइंट के गिर्द जो वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की एक सेकंड में जो टोटल वाइब्रेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी की जिस्म की एक सेकंड में जो वाइब्रेटरी मोशंस होती हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक सेकंड। आगे पिच वाला वही जो ऊपर वाला सवाल था वो दोबारा मैं नीचे आपकी आसानी के लिए अब मैंने इस सवाल को इकट्ठा कर दिया था। यानी आपने डेफिनेशन भी पहले फ्रीक्वेंसी की बतानी थी, पिच के बारे में बाद में बतानी। अब आते हैं जो असल सवाल हमारा 11.13 11.13। अगर साउंड की पिच बढ़ा दी जाए मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो नंबर वन, फ्रीक्वेंसी आवाज़ की पिच में इजाफा से फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, बिल्कुल ठीक। वेव लेंथ, आवाज़ की पिच बढ़ने से वेव लेंथ कम हो जाती है, लेमडा इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। फासला कम हो गया ना सर जी, ज़्यादा जब वेव्स करीब हो जानी तो आपस में वेव लेंथ क्या होती है, मैंने बताया था दो वेव्स के दरमियान का फासला, दो क्रस्ट होती हैं। वेव वेलोसिटी एक जैसी रहती है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी तब्दील नहीं होता। एम्पलीट्यूड मतलब जो बुलंदी तक मैक्सिमम जाती है वो वही रहेगी, सिर्फ फ़र्क पड़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा हो जाएगी और वेव लेंथ कम हो जाएगी, बाकी दोनों चीज़ें एक जैसी रहती हैं। क्योंकि साउंड की रफ्तार सेम है, चाहे आवाज़ बारीक है, चाहे आवाज़ भारी है, चाहे आवाज़ मोटी है, आप तक एक स्पीड से पहुंचनी है, उसमें फ़र्क, वेलोसिटी सेम है। अगला सवाल वापस 11.14, इसके जवाब किताब में मौजूद है। अगर हम एक इमारत के सामने, अब इको वाला टॉपिक आ गया जी, गूंज। अगर हम एक इमारत के सामने खड़े होकर ज़ोर से ताली बजाएं तो थोड़ी देर बाद हम अपनी साउंड दोबारा सुनते हैं, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल 28, 29 बिल्कुल बता देते हैं जी, हुक्म उस्ताद जी। पेज 28, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब हम किसी इमारत के सामने या किसी पहाड़ के रिफ्लेक्टिंग सतह पर करीब होकर ताली बजाते हैं या ऊंची आवाज़ में हू करते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें भी वही हू दोबारा सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम थोड़ी देर बाद जो चीज़ सुनते हैं वो इसकी रिफ्लेक्शन यानी गूंज होती है। इसकी वजह पहाड़ या ऊंची इमारत की सतह से साउंड की रिफ्लेक्शन वापसी होती है। पर याद रखें, इसमें एक मखसूस टाइम 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर आप उससे कम फासले पे मौजूद हैं तो फिर आपको गूंज सुनाई नहीं देती। अमूमन आप कमरे में ये वो जब बोलते हैं, जब आपस में बच्चे बोल रहे हैं दोस्तों, आपको गूंज सुनाई नहीं देती क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है आप तक आवाज़ आने में। कम अज़ कम 0.1 सेकंड होगा, फिर आपका दिमाग जो है वो गूंज को एक्सेप्ट करेगा। जब साउंड किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो वो पहले मीडियम की तरफ वापस लौटती है। इस अमल को साउंड की गूंज या रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ तक जवाब है। ये नीचे वही बात लिखी जो अभी मैंने बताया कि मुशाहदे से साबित हुआ है कि हमारे दिमाग में जो साउंड का एहसास है वो 0.1 सेकंड तक रहता है। इसके बाद आप जो है ना वो गूंज की आवाज़ को सुनकर अलहदा पहचान कर सकते हैं, वरना आपको गूंज और साउंड में दिमाग फ़र्क महसूस नहीं करता अगर टाइम 0.1 सेकंड से कम हो। 11.15 इको की तरीके से आप साउंड को कैसे मालूम कर सकते हैं? पेज 31। इको के तरीके से साउंड की पैमाइश आपको जनाब एक तो फीता चाहिए जिस दीवार पे 500 मीटर का फासला नापिए। एक दीवार लें, दीवार से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जाना है, 500 मीटर दूर आधा किलोमीटर। अब 500 मीटर के फासले से दीवार के सामने ताली बजाएं और मुशाहिदा करें कि आप साफ गूंज सुन सकते हैं। तसल्ली कर लें कि गूंज किसी और दीवार से पैदा ना हो रही हो। अब दोबारा ताली बजाना शुरू करें और स्टॉप वॉच को पहली ताली पर चलाएं। ताली
अब समझ नहीं आ रही कि ताली भी बजानी है, साथ स्टॉप वॉच भी चलानी है। इसका मतलब यह है कि स्टॉप वॉच जनाब किसी और दोस्त को पकड़ानी है। ये ज़रूर ध्यान देना है कि वो भाग ना जाए स्टॉप वॉच लेकर, उसे कहें भाई जो ही मैं ताली बजाऊँ बस साथ ही जनाब क्लिक कर देना। ताली बजाने की तादाद को गिनती करें, जब आप 10वीं ताली पर पहुँचें स्टॉप वॉच को बंद कर दें। अब आप 10 दफ़ा ताली बजाने का औसत वक्त, एवरेज वक्त मालूम करें। इसके बाद फार्मूले में इस्तेमाल करें S=V/T, तो आपको साउंड की जो स्पीड है वो मालूम कर सकते हैं। खुद भी हम साउंड की रफ्तार को मालूम कर सकते हैं। वैसे साउंड की जो रफ्तार है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर 336 मीटर पर सेकंड होती है। साउंड नॉर्मल हालत में टेम्परेचर जो उसका है 0 टेम्परेचर होता है, एवरेज वो 336 मीटर तक जाती है। कभी कभी आप जेट जहाज जब तेज़ी से जा रहे हैं तो आप एक साउंड जो होता है वो बैरियर टूटता है तो धमाका सुनाई देता है। वो असल में बम चम नहीं होता, वो जो जहाज़ की रफ्तार है फाइटर जेट की, वो आवाज़ की रफ्तार से तेज़ हो जाती है तो फिर इर्ताश पैदा होता है फ़ज़ा में, जिसको साउंड बूम कहते हैं। पुराने ज़माने में इसको बाबे फोका बम कहते थे कि भाई बम फटा पर फोका है। बहरहाल अब तो साइंस तरक्की कर गई है, पता लग गया है कि जनाब ये बेसिकली फोका बम एक तरह का नहीं था, बल्कि ये साउंड बैरियर टूटा है, इर्ताश पैदा हुआ है और हमारे कानों ने उसको धमाका सुना है। इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड क्या है और क्या इसके लिए कोई ख़ास उम्र का भी चक्कर होता है? अमूमन जो बूढ़े होते हैं उन वो थोड़ा सा कम सुनाई देते हैं, क्योंकि उनका वक़्त के साथ साथ जो उनके कानों का पर्दा है वो उस तरह का काम नहीं करता जैसे कि जवानों का या बच्चों का करता है। बच्चे अमूमन इंतहाई जो है ना, वो छोटा बच्चा कभी आप गौर करें इंतहाई बारीक आवाज़ भी फ़ौरन सुन लेगा, कान लगाएगा उस तरफ। तो इसका जवाब एग्जैक्टली 11 पेज नंबर 34 पे जाते हैं जी। पेज 34 11.16। भाई बड़े ही लंबे सवाल हैं भाई, ख़त्म ही नहीं होने हमारे। एक सेहतमंद इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। इसका मतलब है इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता। हाँ, मुख्तलिफ लोगों में इसकी जो काबिल समात साउंड है उसकी हदूद मुख्तलिफ हैं। उम्र बढ़ने से कम हो जाती है। छोटे बच्चे 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जबकि उम्र रसीदा लोग 15,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं सुन सकते। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज से क्या मुराद है। फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो। काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज यानी हदूद कहलाती है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन था, मौजिंग करो। 11.17 वजात करें कि शोर सेहत के लिए मुज़र है। मुज़र सेहत, शोर, नॉइज़। तो पहले तो देखते हैं कि शोर होता क्या है। नकलो हमल के साजो-सामान और बड़ी मशीनें शोर की आलूदगी की बुनियादी ज़राए हैं। मिसाल के तौर पर जो सनती इलाकों में आपकी हैवी मशीनरीज़ का शोर है, बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके हॉर्न्स, हूटर हैं, अलार्म है, ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कुछ नाखुशगवार हालात का बायस बनता है। समात आप खो जाते हैं, यानी कम सुनना शुरू कर देते हैं, ख़त्म भी हो जाती है। नींद का ना होना, गुस्सा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। शोर मवासलात और इंतबाह करने वाले इशारों के साथ मदाखलत करके हादसात का बायस भी बन सकता है। कंसंट्रेशन आपकी नहीं रहती बाद दफ़ा शोर की वजह से दिमाग की। सोती निगरानी, ये उसी शोर को कम करने के ख़ास तरीके हैं। जैसे कमरों में आपको शोर क्यों कम सुनाई देता है, क्योंकि कमरा खाली कमरा है, उसमें आपकी आवाज़ गूंजेगी। आप खुद कभी चेक कीजिए घर में। लेकिन अगर वो उसी कमरे में आप फर्नीचर, कारपेट शारपेट, बेड रख दें, सोफ़ा रख दें, तो वो जो फोम शोम होता है या सूती चीज़ होती हैं या पर्दे होते हैं, ये शोर को जज़ब कर लेते हैं साउंड को। इसलिए जिन कमरों में पर्दे या कारपेट बिछे हुए हो या ज़्यादा फर्नीचर हो जिसमें गद्दियाँ शदियाँ पड़ी हों, वहाँ पर शोर बहुत ही कम आपस का सुनाई देता है। वहाँ पर गूंज नहीं होती, खाली कमरे में गूंज होती है। इसको एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। पेज 33 इसकी क्या अहमियत है ये पूछा गया है। सूती निगरानी की अहमियत, नाखुशगवार साउंड को मुलायम और मसामदार सतह से जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तरकीब या तरीके को सूती निगरानी कहते हैं। ठोस या हमवार सतह पर जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होती है। वही खाली कमरा, दीवारें होती हैं, लेकिन जब उसके अंदर फर्नीचर आ जाता है, पर्दे लग जाते हैं, कारपेट आ जाता है, जैसा कि पर्दे
और कालीन वाला ये साउंड की एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं, चुनांचे वो गूंज को ख़त्म कर देते हैं। इससे शोर में कमी वाक़ हो जाती है। इसलिए शोर ज़्यादा इलाकों में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम शोर की आलूदगी में कमी कर सकते हैं। अगर कमरा जमात या अवामी हाल की सतह को बहुत ज़्यादा जाज़ब बना कर दिया जाए तो सामीन के लिए शोर का लेवल बहुत कम हो जाएगा। मसामदार या मुलायम कर दी जाए तो वो आवाज़ को अपनी अंदर शोर को जज़ब कर लेंगे। अच्छा, मार्बल शार्बल ये चीज़ें लगा दें, शोर शाह लगा दें तो कम हो जाएगा, पर्दे लगा दें। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इल्म तिब के मैदान में अल्ट्रासाउंड का क्या इस्तेमाल है? पेज 34 एंड 35। ये अपना कंसेप्चुअल सवाल भी है जो हमारा आगे जाके अभी हम करेंगे, और ये जनाब शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेज 34 एंड 35। याद रखना आपने पेज नंबर 34 और 35। ये जी, तिब्बी और सनती शोबे में अल्ट्रासोनिक से बहुत से मुफीद काम लिया जा रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए ट्रांसमीटर जिस्म में दाखिल किया जाता है। ये आपके एजाब, बाफ्तों, रसोली, नसूर वगैरह से टकरा कर वापस लौटती है, और इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक को एम्पलीफाई करके हम टीवी की मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे जिस्म का अंदरूनी अज़ा में नज़र उसका अक्स हमें मिल जाता है। इसी को अल्ट्रासाउंड कहते हैं सर जी। इससे एज़ाब में पैदा होने वाले नकाइस का मुशाहिदा किया जाता है। ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम शरियानों में जमे हुए खून के लोथड़ों का भी इलाज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से थायराइड ग्लैंड्स की तस्वीर लेकर भी इनका इलाज किया जा सकता है। ये थे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद बारी है जनाब कंसेप्चुअल सवाल्स की, जो कि 5 है मेरा ख्याल है, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल सवालों को शुरू करते हैं। ये जनाब 1 2 3 4 9 कंसेप्चुअल सवाल हैं, बड़ी लंबी वीडियो बनेगी ये भी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जनाब ये सारे एक्स्ट्रा सवाल यहाँ से कई आ जाते हैं जो खुलासा होता है। इस खुलासे को लाजमी तैयार की करें। कई शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें जवाब होता है, कई इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट भी होते हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं जो इसके न्यूमेरिकल्स और बाकी चीज़ें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।